We are starting today's lecture. Today is urinary problems in gynec. एज ए जनरल प्रैक्टिशनर आप देखते होंगे कि बहुत सारे यूरिनरी प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट भी पहले आपके पास आते होंगे, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, वो हम थोड़ा देखने का ट्राई करेंगे. तो टुडेज लेक्चर इज ऑन यूरिनरी प्रॉब्लम्स इन गायनेक. तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एंड एसयूआई, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये दोनों बहुत कॉमन चीज़ है. तो ये दोनों इसमें मैंने लिया है. कल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग माइनर केसेस लेंगे, छोटे छोटे, लाइक प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस है तो क्या करेंगे, पेरीमेनोपोजल सिम्टम्स है तो क्या करेंगे, मेनोपोज के सिम्टम्स है तो क्या करेंगे, फिर ब्रेस्ट का थोड़ा थोड़ा, फाइब्रोसिस्टिक डिसीज ऑफ ब्रेस्ट है तो क्या करेंगे, फाइब्रोएडिनोमा है तो क्या करेंगे. तो ऐसे छोटे छोटे केसेस मैंने डायग्नोसिस और मैनेजमेंट ऐसा करके कल 3-4 केसेस ऐसे लिए हैं. तो वो कल लास्ट डे है कोर्स का, तो उसमें हम वो सारे डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. So now we are starting with urinary problems. तो as we all know, दो ही मेन यूनिट होते हैं, एक ब्लेडर, एक यूरेथ्रा. ब्लेडर का नॉर्मल वॉल्यूम जो होता है, तो 250 ml जब यूरिन कलेक्शन होता है तब सेंसेशन ऑफ ब्लेडर फिलिंग होती है, अर्ज टू पास यूरिन. 250 ml जब होगा तब आपको अर्ज होगी, और कैपेसिटी जनरली 500 ml की होती है. तब आपको लगता है कि नहीं, मुझे अभी यूरिन तो पास करना ही पड़ेगा. तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी. व्हाट इज फर्स्ट जो प्रॉब्लम लिया है वो मैंने लिया है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. व्हाट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस? इनवॉल्यूंटरी पैसेज ऑफ यूरिन. गॉड ने, कुदरत ने हमारे में ऐसी रचना की है कि एक वाल्व जैसा रखा है. जब हमें डिजायर होगी और जब प्रॉपर जगह होगी तब हमारा ब्रेन सिग्नल पहुंचाएगा और वो वाल्व ओपन होगा और यूरिन पास होता है. पर जब इसमें कुछ डिफेक्ट होती है तो हम अपनी डिजायर नहीं होती है, फिर भी यूरिन पैसेज हो जाता है. दैट इज कॉल्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. विदाउट अवर डिजायर यूरिन पैसेज होता है, उसको बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. तो रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत कॉमन देखने को मिलता है. तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस किस में होगा? डेवलपमेंटल, जन्म से ही कुछ वीकनेस हो, वो वाल्व में डिफेक्ट हो. चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा, ड्यूरिंग टाइम ऑफ वजाइनल डिलीवरीज, मे बी देयर इज द ट्रॉमा टू दैट ट्रैक. प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के वजह से भी लैक ऑफ दिस वाल्वुलर मैकेनिज्म हो सकता है. पोस्ट मेनोपोजल एज, इंक्रीजिंग एज, एंड ओबेसिटी, these all are risk factors for stress urinary incontinence. symptoms, पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट होगा? एस्केप ऑफ यूरिन विथ कॉफिंग, स्नीजिंग और लाफिंग. कफ करते हैं, खांसी खाते हैं, स्नीज करते हैं या हंसते समय यूरिन पास हो जाता है विदाउट अवेयरनेस. तो उसमें भी ग्रेडिंग होता है. फर्स्ट ग्रेड यानी ओनली विथ कफिंग और स्नीजिंग. ग्रेड 2 मीन्स थोड़ी माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं ना तो पास होता है. ग्रेड 3 मीन्स चेंज विथ पोस्चर्स. यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिख, पोस्चर नहीं, पोस्चर. जगह बदलते हो, उठ बेड से खड़े होते हो, खड़े से सो जाते हो, राइट से लेफ्ट मूव करते हो तो भी यूरिन लीक हो जाता है. सो इट इज कॉल्ड थर्ड ग्रेड SUI.
प्रिवेंटिव प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे? अवॉइड चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा, वेट रिड्यूस एंड ट्रीट क्रोनिक कफ। जब कोई भी ऐसी क्रोनिक कफ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ट्रीट करेंगे। वेट लिफ्टिंग पेशेंट को वेट लिफ्टिंग करता हो तो उससे बोलेंगे कि वेट लिफ्टिंग मत करो, वेट रिड्यूस करो और डिलीवरी के टाइम पे ध्यान रखने का। क्योरेटिव कंजर्वेटिव में सेम कल जैसे प्रोलेप्स में सीखा था वही, कीजेल एक्सरसाइज इज द बेस्ट, ऑल्सो द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर SUI because this all are happening due to weakness of pelvic floor muscles। तो इसमें भी pelvic exercise, कीजेल एक्सरसाइज इज वेरी प्ले इम्पोर्टेंट रोल। कैसे करने के मैंने सिखाया था। इनहेल करो, सारे पेल्विक फ्लोर मसल को अंदर खींचो, होल्ड फॉर 3 to 4 सेकंड, देन एक्सेल करो, अगेन इनहेल अगेन एक्सेल, ऐसा 10 बार करो, दिन में 3 बार। दिस इज कॉल्ड कीजेल एक्सरसाइज। ड्रग्स में पोस्ट मेनोपोजल है तो इवेलॉन क्रीम हम यूज कर सकते हैं ताकि उसका एस्ट्रोजन जो कमी है उसे दूर करे और इससे थोड़ा रिलीफ हो सकता है। समटाइम्स UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी SUI हो सकता है। तो UTI को ट्रीट करोगे तो SUI भी साथ में ट्रीट हो जाएगा। इसकी स्पेसिफिक कोई मेडिसिन नहीं आती है, पर पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम जब होता है तो ऐसे में हम एक टैबलेट ड्यूलॉक्सेटिन आती है, पर वो इजीली अवेलेबल इंडिया में नहीं है। टैबलेट ड्यूलॉक्सेटिन, DULOXETION, ड्यूलॉक्सेटिन वंस डेली फॉर 10 to 15 डेज के लिए पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, पर ये इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो उसमें अंडरलाइन कॉज ट्रीट करेंगे और कीजेल एक्सरसाइज बोलेंगे। सिवियर है तो उसमें TVT रिपेयर, सर्जिकल रिपेयर आता है, उसको बोलते हैं TVT रिपेयर, ट्रांस वजाइनल टैप रिपेयर। वो क्या करेंगे, जहाँ पे वीकनेस है वहाँ यूरेथ्रा के नीचे एक टैप जैसा रखेंगे। जैसे हर्निया होता है तो कैसा मैश रखते हैं, ऐसे मैश रखते हैं और उस वाल को कंट्रोल करते हैं, तो TVT रिपेयर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत देखने को मिलता है। इट इज कॉल्ड ओवर एक्टिव ब्लेडर। इट इज सेम लाइक अ SUI, प्रेजेंटेशन सेम होगा। तो ओवर एक्टिव ब्लेडर की जो मेडिसिन है वो कई बार SUI में भी हम देते हैं। इडियोपैथिक, साइकोसोमेटिक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कई बार कब होगा। ओवर एक्टिव ब्लेडर यानी क्या, नॉर्मली 250 ml पे डिजायर होता है, इसमें 50 ml पे डिजायर पेशेंट को होता है। पेशेंट यूरिन जाके आता है तो भी उसे लगता है कि उसे यूरिन जाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड ओवर एक्टिव ब्लेडर। कई बार स्ट्रेस होता है, एग्जाम का टेंशन होता है, कुछ टेंशन में हम होते हैं, तब बारी बारी यूरिन जाना पड़े तो दैट इज कॉल्ड ओवर एक्टिव ब्लेडर। पर कई बार हो फिर वो सही हो जाता है, पर जब वो सही नहीं होता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और ऐसे कई पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। ओवर एक्टिव ब्लेडर, लॉस ऑफ यूरिन विदाउट एनी प्रायर अर्ज टू यूरिन सिम्टम्स। पेशेंट को कुछ अर्ज ही नहीं होगा कि मुझे यूरिन जाना है, उसकी वजह पेशेंट को बस डायरेक्टली रश टू द वॉशरूम होना पड़ेगा, उसको अर्जेंसी बोलते हैं। तो इंक्रीज अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, अर्ज भी बहुत फटाफट होगी और फ्रीक्वेंसी मोर देन 8 times a डे। सो हर एक घंटे या बहुत छोटे छोटे इंटरवल पे पेशेंट को जाना पड़ता है। सो इट इज कॉल्ड इंक्रीज अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। ट्रीटमेंट, ब्लेडर ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग। व्हाट इज ब्लेडर रीट्रेनिंग? तो पहले तो हमें पेशेंट को ब्लेडर रीट्रेनिंग के लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? पेशेंट को बोलने का, कुछ भी करके रोकने का और अलार्म लगाने का। हर पहले 2 घंटे का अलार्म लगाओ, फिर 3 घंटे का लगाओ, तो अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा।
उसको बोलते हैं ब्लेडर रीट्रेनिंग थेरापी। तो हर 2 घंटे पे यूरिन लगे कि नहीं लगे तुम्हें जाना है। पहले 1 वीक ऐसा करो, फिर दूसरे वीक में अलार्म 3 घंटे का लगाओ। तो ये जब साइकोसोमेटिक और साइकोसोशल डिसऑर्डर होते हैं तो उसमें माइंड को हमें ट्रेन करना है, तो उसको बोलते हैं ब्लेडर रीट्रेनिंग थेरापी। सेकंड, ये कॉमनली यूज करते हैं टैबलेट ऑक्सीब्यूटिनिन 5 मिलीग्राम 1 BD फॉर 10 डेज। इससे जो प्रेशर है ना वो कंट्रोल में रहेगा। तो ऑक्सीब्यूटिनिन इज अल्फा कोलिनर्जिक ड्रग। सिर्फ ये ध्यान रखने का, ग्लोकोमा, जामर, बहुत एजेड लोग होते हैं तो सबको पूछने का, ग्लोकोमा में कभी नहीं देने का। ये ग्लूकोमा और जामर, आई का जिसको प्रेशर बहुत बढ़ता है उसमें ये सिवियर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग है, इसलिए स्पेसिफिक आपको मेंशन करती हूँ। ऑक्सीब्यूटिनिन कभी भी ग्लूकोमा पेशेंट में नहीं देने का। ऑक्सीब्यूटिनिन 5 मिलीग्राम 1 BD फॉर 10 डेज। सिर्फ साइड इफेक्ट में ड्राई माउथ होगा। फिर एक आती है टॉल्टेरिडिन। टॉल्टेरिडिन 2 मिलीग्राम 1 BD फॉर 10 डेज। जब नाइट में भी बारी बारी जाना पड़े तो इमिप्रामाइन 50 मिलीग्राम एट अ बेड टाइम। सो ये 3 ड्रग कॉमनली यूज्ड ओवर एक्टिव ब्लेडर और एसयूआई में भी ये ड्रग यूज करने से कई बार कंट्रोल हो जाता है। ऑक्सीब्यूटिनिन, टॉल्टेरिडिन एंड इमिप्रामाइन। सो यहाँ तक हमारा कंट्रोल हुआ, हमारा कंप्लीट हुआ एसयूआई एंड ओवर एक्टिव ब्लेडर। नाउ वी आर मूविंग टू द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना आई विल मूव टू द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। 10 डेज। नहीं नहीं, हाँ, ये इसमें कुछ नहीं है, पर ऑक्सीब्यूटिनिन है ना उसमें ध्यान रखने का, वो ग्लोकोमा पेशेंट में नहीं देने का बस। ओल्ड एज में भी दे सकते हो, ओल्ड एज में देने से कुछ होगा नहीं, पर स्पेसिफिक ये जो ड्रग है ना ऑक्सीब्यूटिनिन, उसमें पेशेंट को पूछने का कि आपको आंखी की कोई तकलीफ नहीं है ना, आई की कुछ भी प्रॉब्लम है तो मत दो आप, सिंपल। बिकॉज उसमें हाँ, उसमें सडन प्रेशर राइज होता है ऑक्सीब्यूटिनिन में। आई प्रेशर होता है ना वो बहुत राइज होता है, तो पेशेंट की मीन्स आंख जा सकती है, तो इतना सिवियर कॉम्प्लिकेशन है। तो उसके लिए पेशेंट को बिना पूछे नहीं लिखने की ये ऑक्सीब्यूटिनिन, बट उसकी इफेक्ट बहुत अच्छी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा ओवर एक्टिव ब्लेडर में। हाँ 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 हाँ, उसी, हाँ, ओनली फॉर नॉक्चूरिया। ओवर एक्टिव ब्लेडर में ऑक्सीब्यूटिनिन या टॉल्टेरिडिन, टॉल्टेरिडिन भी अच्छी है पर कई बार मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर टॉल्टेरिडिन ऑल्सो द बेस्ट ड्रग। सो ये ग्लोकोमा में नहीं देने का बस, नहीं, टॉल्टेरिडिन यू कैन गिव। हाँ, टॉल्टेरिडिन में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। नहीं, एज का नहीं, ग्लोकोमा में नहीं देने का। हाँ, ड्यूलोक्सेटिन। ड्यूलोक्सेटिन, DULOXETIN। ड्यूलोक्सेटिन डे, मिलीग्राम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, पर वंस अ डेली फॉर 10 डेज के लिए देते हैं। पर वो मैं पहले बहुत लिखती थी पर फिर वो मिलती ही नहीं है, तो फिर अभी तो हमें ऑक्सीब्यूटिनिन ही, मैं तो ऑक्सीब्यूटिनिन या टॉल्टेरिडिन ही प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है, इवन इन एसयूआई। पर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ एसयूआई इज ड्यूलोक्सेटिन, पर मिलती नहीं है तो फिर ये लिखते हैं अभी तो।
कौन सी वाली? इमिप्रामाइन, हाँ इमिप्रामाइन तो उसी के लिए यूज होती है ना। वो डोज मुझे नहीं पता है, पीडियाट्रिक डोज नहीं पता है, पर इमिप्रामाइन कॉमनली यूज होती है चिल्ड्रन में। इवन 7 ईयर्स के बाद भी कई बार बच्चे जो यूरिन बेड में यूरिन कर जाते हैं ना, उसी के लिए इमिप्रामाइन यूज करते हैं। आई थिंक चिल्ड्रन में है ना 10 मिलीग्राम है उसका डोज, याद आया मुझे। इमिप्रामाइन 10 मिलीग्राम देते हैं बच्चों में। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, 10 to 15 डेज के लिए दो, और उसके साथ बिहेवियरल थेरेपी और ये ब्लेडर रिट्रेनिंग एक्सप्लेन करने का पेशेंट को। हाँ बच्चों में। हम्म। हाँ 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 हाँ, जाना ही है उसको, अपने माइंड को सेट करने का, उसको ही बोलते हैं ब्लेडर रिट्रेनिंग। हाँ 6 घंटे, हाँ हाँ हाँ, ऐसा करके करते करते पेशेंट को समझाओ कि थोड़ा पर अलार्म रखने का, पेशेंट उसको रीट्रेनिंग बोलते हैं। कि रीट्रेनिंग यानी क्या, कि हम अपने माइंड को सेट करते हैं। बिकॉज व्हाट एस यू आई जो है ना, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उसमें स्पेसिफिक वाल्व लीकेज होता है। तो वो समझ सकते हैं कि पेशेंट कंट्रोल नहीं कर सकता है। पर ओवर एक्टिव ब्लेडर है ना, दैट इज मोस्ट मोस्ट कॉमन इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कई बार पेशेंट को स्ट्रेस होता है, पेशेंट को घबराहट होती है, इवन इन मेनोपोज जब आता है। तो ये सारी चीज़ों में माइंड का जो होता है ना, साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो कई बार पेशेंट को समझाते हैं तो भी उसे ट्रीट नहीं होता है, तो फिर हमें ये ऑक्सीबिटिनिन या टॉल्टेरेडिन देनी पड़ती है। तो जो बहुत एंशियस लोग होते हैं, तो उसमें आप देखना बहुत कॉमन देखने को मिलता है ये। तो उसमें क्या करते हो आप, 5 दिन दे देते हो ना, तो पेशेंट को काफी रिलीफ हो जाता है। 5 या 7 दिन दे दो तो भी रिलीफ हो जाएगा। पर ड्राई माउथ, हाँ, टॉल्टेरेडिन और ऑक्सीब्यूटिनिन दोनों में ड्राई माउथ बहुत होगा। पेशेंट को ऐसा ही लगेगा मेरा पूरा मुंह सूख गया है। वो एक मेजर साइड इफेक्ट है, वो बताने की पेशेंट को। नाउ मूविंग टू द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई मेल के यूटीआई है ना, मेल के कंपैरिजन में फीमेल में ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ, हाँ, शॉर्ट ऑफ यूरेथ्रा, लेंथ ऑफ यूरेथ्रा शॉर्ट, क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ एक्सटर्नल यूरिनरी यूरेथ्रल मिएटस टू द वल्वा एंड वजाइना, एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये सारी चीजों की वजह से यूटीआई आर वेरी कॉमन इन फीमेल। कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा देखने को मिलेगा? ई कोलाई, सुडोमोनास और क्लेप्शिला। ये तीनों बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा यूटीआई में देखने को मिलते हैं। हाँ, अभी अलग अलग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा। सपोज बाहर एक्सटर्नल यूरिनरी मिएटस का इन्फेक्शन है, तो उसको बोलेंगे यूरेथ्राइटिस। ब्लेडर का इन्फेक्शन हुआ तो बोलेंगे सिस्टाइटिस, और किडनी का हुआ तो पाइलाइटिस। अभी यूरेथ्राइटिस आगे का ही हुआ तो दैट इज कॉल्ड डिसयूरिया, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? डिसयूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन और इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ब्लेडर तक इंफेक्शन गया है तो डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और पेन आफ्टर मिक्चुरेशन, आफ्टर एक्ट। यूरेथ्राइटिस में पास करेगा तब होगा, और सिस्टाइटिस में पास करने के बाद होगा। तो ये मेजर डिफरेंस पता चलेगा, सिस्टाइटिस है कि यूरेथ्राइटिस है। पाइलाइटिस मीन्स उससे भी हायर इंफेक्शन किडनी की ओर बढ़ता है, तो उसमें क्या होगा? हाँ क्या? हाँ 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 हाँ, देखिए, यूरेथ्राइटिस और सिस्टाइटिस। यूरेथ्राइटिस मीन्स बाहर सिर्फ यूरेथ्रा में, लोअर लोअर जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक में इंफेक्शन है, तो उसको यूरेथ्राइटिस बोलेंगे।
तो उसका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, जब यूरिन पास करते हैं ना तब पेन होगा, ठीक है। और सिस्टाइटिस, जब ब्लेडर में इंफेक्शन है तो पेशेंट टिपिकली बोलेगा यूरिन पास करते समय मुझे कुछ नहीं होता है, पर यूरिन पास करने के बाद पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन या पेन होता है। तो जब बाद में पेन होता है तो पेशेंट को सिस्टाइटिस होगा, और ड्यूरिंग पास करने के टाइम पे होता है तो यूरेथ्राइटिस होगा। फिर उससे आगे ऊपर बढ़ता है तो पाइलाइटिस, तो उसमें एक्यूट एकिंग पेन ओवर लॉइंस, क्या मीन्स एक्यूट पेन इन लोअर एब्डोमेन, फीवर विथ चिल्स एंड राइगर्स, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नोशिया, वॉमिटिंग, सब होगा पेशेंट को। मीन्स वो इन्फेक्शन वो यूरेटर की ओर बढ़ा है, यूरेटर और किडनी इन्वॉल्वमेंट होता है, तब इट इज एसोसिएटेड विथ फीवर, चिल्स, राइगर, नोशिया, वॉमिटिंग एंड एवरीथिंग। इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे? एज वी ऑल नो, यूरिन रूटीन माइक्रो आप कराओगे। क्या देखोगे उसमें? पस सेल्स देखोगे और आरबीसी देखोगे। यूरिन रूटीन माइक्रो में तीन चीजें देखने की, सॉरी, क्या क्या देखोगे आप? पीएच देखोगे पहले तो, जब भी आपके पास हाथ में यूरिन का रिपोर्ट आता है तो आप तीन चीजों को देखने का, क्या देखोगे? पीएच देखो पे यूरिन की, एसिडिक है या न्यूट्रल है। दूसरा, पस सेल्स देखो, फीमेल में 3 to 4 HPF इज कॉमन, अप टू 3 to 4 पस सेल्स कॉमन होता है। उसके आगे होता है तो इट इज यूटीआई। और आप क्या देखो, हाँ, 3 to 4 नॉर्मल माना जाता है, 3 to 4 पर HPF। हाँ बोलिए ना। हम्म, हाँ, अगर 3 to 4 ही HPF है और कई बार सिम्टम्स होते हैं ना, तो मोस्टली पीएच देखो। कई बार समर की सीजन में सिंपल एसिडिक यूरिन की वजह से भी सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग 2 दिन अल्कलाइजर देके देखते हैं, रिलीफ नहीं होता है ना तो आप एंटीबायोटिक ऐड करो। और कई बार एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया भी होता है। व्हाट इज दैट? एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया मीन्स आप जब भी यूरिन रूटीन माइक्रो कराते हो पर उसमें पस सेल्स नहीं दिखाते हैं, नील आते हैं, पर पेशेंट को कांस्टेंट कंप्लेन रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि पस सेल्स 20 आते हैं पर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर सारे केसेस में ट्रीट तो करना ही है। इन शॉर्ट मेरा कहना यह है कि यू हैव टू ट्रीट, पर कई बार सिंपल एसिडिक यूरिन की वजह से भी ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो यूरिन अल्कलाइजर देके 2 दिन देखना हो तो देख सकते हो, देन यू कैन ऐड द एंटीबायोटिक। हाँ, हम कहाँ थे? एक तो पीएच देखने का, हाँ, पीएच देखने का, पस सेल्स देखने का, आरबीसी देखने का। कई बार माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया होता है, तो आरबीसी पास होते हैं कि नहीं वो भी देखने का। तो अगर आरबीसी जाते हैं तो दैट मीन्स उसको सिस्टाइटिस और अपर ट्रैक का इंफेक्शन है, तभी आरबीसी आएंगे, आरबीसी ऐसे नहीं आएंगे। तो आरबीसी तो होने ही नहीं चाहिए, अगर है तो इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक हिमेचुरिया। ठीक है, तो यूरिन आरएम में इतनी बात देखिए। उसके साथ पॉसिबल हो तो सीबीसी भी करा लेने का, तो इन्फेक्शन आपको पता चलेगा। अगर इन्फेक्शन यूरिन में है ना तो उसका डब्ल्यूबीसी काउंट भी बढ़ेगा। सो सीबीसी भी एडवाइजेबल है। ओल्ड एज पेशेंट में सीरम क्रिएटिनिन भी कराना चाहिए ओल्ड एज में, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता चलता है, सीवियर फीवर, लॉइन पेन के साथ पेशेंट आता है,
हम सिंपल एंटीबायोटिक दे के भेज देते हैं, पर उसको किडनी फंक्शन अफेक्टेड है तो एटलीस्ट सीरम क्रिएटिनिन एक बार देख लेना चाहिए। कितना होना चाहिए सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल? लेस देन 1.5, लेस देन 1.5 सीरम क्रिएटिनिन, दैट मीन्स उसका किडनी फंक्शन नॉर्मल वर्क कर रहा है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं, हम कुछ भी ट्रीट कर लो आप। पर अगर क्रिएटिनिन हाई है और आपने कुछ दिया और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दे कैन मेक अलाइनमेंट टू यू। तो इसलिए क्रिएटिनिन चेक कर लेने का। ओल्ड एज में, खास ओल्ड एज, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव में चेक कर लो तो अच्छा है। इतना तो कराओ, यूरिनरी प्रॉब्लम में इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी, क्रिएटिनिन और यूरिन आरएम इतना करा लो। रिकरेंट केसेस, बारी बारी पेशेंट आपके पास आता है, एक बार ट्रीट किया, 2 महीने बाद दूसरी बार आया, ट्रीट किया, तीसरे महीने पे तीसरी बार आया, तो फिर आप हर बार एंटीबायोटिक मत दो, उसको यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजो। यूरिन सीएस बोलते हैं उसको, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट। उसमें क्या देखोगे आप? यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी में रिपोर्ट में क्या आएगा पता है? क्या है वो पता है पहले से आप सबको? हाँ, क्या क्या, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हाँ, या सही सही। तो यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी में क्या देखने को मिलेगा कि पहले तो वो स्पेसिफिक उस पेशेंट के यूरिन इन्फेक्शन है तो कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो वो बताएगा कि इसके यूरिन में ये ऑर्गेनिज्म है, और उसके नीचे सेंसिटिविटी रिपोर्ट आएगा कि इस पेशेंट में ये एंटीबायोटिक दोगे तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। कैसे रिपोर्ट लिखा होगा? ऐसा लिखा होगा कि नॉरफ्लॉक्सासिलिन सेंसिटिव, डॉक्सीसाइक्लिन रेजिस्टेंट, सिप्रोफ्लॉक्सासिन सेंसिटिव। तो जहां पे सेंसिटिव लिखा है वो एंटीबायोटिक आप दे सकते हो, तो वो दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो उसके लिए, हाँ बोलिए। पता नहीं चला, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिपल प्लस? अच्छा, यूरिन सीएस की बात कर रहे हो ना, कल्चर सेंसिटिविटी की बात कर रहे हो ना आप? हाँ हाँ। तो जितना प्लस साइन ज्यादा उतना वो ड्रग उतनी ज्यादा सेंसिटिव उस पेशेंट में। तो जिसमें ज्यादा प्लस साइन लिखी होती है तो वो एंटीबायोटिक आपको देने की। हाँ बोलो। पर पर यूजुअली है ना, स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, मैंने तो जो मैंने सच में मैंने ऐसे रिपोर्ट नहीं देखे, वो रिपोर्ट में तो सिंपल वो लोग लिखेंगे सेंसिटिव रेजिस्टेंट, सेंसिटिव रेजिस्टेंट। तो जो सेंसिटिव है, जिसका इंडेक्स ज्यादा है, जिसका इंडेक्स ज्यादा है, यानी सपोज सिप्रोफ्लॉक्सासिन सेंसिटिव और इंडेक्स लिखा होगा 2, फिर लिखा होगा डॉक्सीसाइक्लिन सेंसिटिव इंडेक्स 20, तो दैट मीन्स डॉक्सीसाइक्लिन ज्यादा इफेक्ट करेगी रादर देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो जो सेंसिटिव में जिसका इंडेक्स ज्यादा है वो आपको देने की, सिंपल। क्योंकि जो स्टैंडर्ड आप कोई भी रिपोर्ट देखोगे तो ऐसा ही आएगा, सेंसिटिव और उसका इंडेक्स लिखा होगा। और वो भी नहीं देखना है ना, तो सिंपल ये देखो कि पहले तो इंजेक्टेबल वाले हैं तो वो तो नहीं देना है अभी पहले तो ओरल में आप कौन कौन से दे सकते हो, और उसमें जिसके नंबर ज्यादा है साइड में वो आप दो। तो रिकरेंट केस में यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नॉर्मली है ना। हाँ बोलिए। दैट इज कॉल्ड, हाँ हाँ, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन यूरिया। तो जब यूरिन में अल्ब्यूमिन आता है तो +1 जब होता है ना, तो उसको वो नॉन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया तो इन्फेक्शन है, फीवर है, तो कई बार पेशेंट को ऐसे भी अल्ब्यूमिन प्रेजेंट आता है,
पर अगर +2 +3 वो किस में इंपॉर्टेंट है? प्रेग्नेंट लेडीज में। प्रेगनेंसी में अगर एल्ब्यूमिन बढ़ता है तो वो अलार्मिंग साइन है, वो बहुत बुरा है। पर नॉर्मली यूटीआई हो या कुछ भी हो, छोटे बच्चों को आप रिपोर्ट कराओगे तो एल्ब्यूमिन +1 70% में आता है, तो दैट इज नॉन स्पेसिफिक। वो क्या इंडिकेट करता है? प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिन में से पास होता है, तो वो स्ट्रेस की वजह से कुछ भी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो नॉर्मली माइल्ड प्रोटीन यूरिया इज वेरी कॉमन इन एनी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी कंडीशन। तो उसका इतना हम्म हम्म नहीं, नॉन स्पेसिफिक हो सकता है, पर आपको ऐसे में डाउट लगे ना, तो मैंने बोला ना साथ में सीरम क्रिएटिनिन करा लेने का, क्योंकि हमें नहीं पता होता है, कोई किडनी डिसीज होगा तो हो सकता है उसमें। बाकी +1, हाँ 1 नहीं, कुछ नहीं करने का। नॉन प्रेग्नेंट है, गायनिक पेशेंट में कुछ नहीं करने का, नहीं करने का, कुछ नहीं कर, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। पर आपने सीरम क्रिएटिनिन करके आपको रूल्ड आउट करना पड़ेगा, किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग है कि नहीं है, +2 के ऊपर आता है तो। बिकॉज हाँ बोलिए। हम्म 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 कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं करने का। इस ये जो पेशेंट है ना, उसको बोलते हैं हनीमून सिस्टाइटिस। इट इज बुक रिटर्न, मेरा घर का बनाया हुआ नहीं है टर्मिनोलॉजी। पोस्ट मैरिज जो ये यूटीआई होता है ना, इट्स अ वेरी कॉमन, और इट इज हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं। इट इज एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, मैंने बताया ना कि यूरिन में नहीं आता है, पर इट इज अ एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया। तो पेशेंट को कंप्लेन बहुत होगी और होगा भी सही, पर आपको रिपोर्ट में नहीं दिखेगा, तो इट इज अ पक्का केस ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो हायर अच्छी वाली एंटीबायोटिक देके देखने का, और नहीं होता है तो यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी भेज दो। इट इज अ पक्का केस ऑफ हनीमून सिस्टाइटिस, तो उसमें हायर एंटीबायोटिक लगेगी, जरूरत पड़े तो इंजेक्टेबल भी देनी पड़ती है। ऐसे बहुत केसेस आते हैं। ये मैं नीचे नीचे मैंने लिखा है ट्रीटमेंट पार्ट में। देखिए अभी मैनेजमेंट पार्ट, ठीक है। तो मैंने नॉर्मल एंटीबायोटिक जो हम यूज करते हैं ना, वो लिखी है, और इसके आगे फिर इंजेक्टेबल देने का, यहाँ पे मैंने ओरल मेडिकेशन ही लिखी है। तो कॉमनली इतनी मेडिकेशन कर सकते हैं। आ गए सब लोग? यस मैम। सुनाई देता है ना? शुरू करूं? ओके। हाँ, तो मैनेजमेंट, तो कॉमनली जो एंटीबायोटिक्स हमें यूज़ करनी है वो मैंने लिखी है।
सपोज़ मैंने मेरे हिसाब से लिखी है, मैं इसको ज़्यादा प्रिफर करती हूँ इतनी एंटीबायोटिक्स को। सबसे पहले मुझे जब भी डाउट लगता है यूटीआई है या पसल्स है, तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ ऑलवेज नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन मार्टिफर 100 मिलीग्राम 1 BD फॉर 7 days। माय फर्स्ट चॉइस इज़ नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन मार्टिफर टैबलेट आती है, टैबलेट मार्टिफर 100 मिलीग्राम 1 BD फॉर 7 days। मे बी आई थिंक नो बडी इज यूजिंग दिस। करते हो आप लोग यूज़? यूजुअली ये बहुत सारे लोग नहीं यूज़ करते हैं, पर इट्स अ एक्सेलेंट ड्रग। सो नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन 100 मिलीग्राम 1 BD फॉर 7 days माय फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग। पर उसमें नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन में सिर्फ ध्यान ये रखने का, पेशेंट को बोलने का कि यूरिन है ना वो ऑरेंज कलर का आएगा, ब्लड जैसा ऑरेंज कलर का यूरिन आएगा, तो चिंता मत करना, इतना सिर्फ आपको बोलना पड़ेगा। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम 1 BD फॉर 7 days इज सेकंड चॉइस। थर्ड वन, कई बार पेशेंट फंसी होते हैं, दवाई नहीं लेनी होती है, तो इसमें ये भी एक्सेलेंट फॉस्फोमाइसिन सचेट 3 ग्राम विथ 1 ग्लास ऑफ वाटर, एक ही सचेट देने का 262 रुपीज़ का आता है। एक सचेट देने का, रात को पानी के साथ पी जाने का। पर उसमें भी ऐसा समझाने का पेशेंट को कैसे लेने का। फॉस्फोमाइसिन सचेट लेना हो तो रात को जब आप सोने जाओ तब पानी में मिला के पी जाने का, और ये पीने के बाद 2 घंटे तक यूरिन नहीं पास करने का। 2 घंटे वो ब्लेडर में रहनी चाहिए ड्रग, फिर आप यूरिन जा सकते हो। वो सिर्फ एक्सप्लेन करना पड़ेगा फॉस्फोमाइसिन देते हो तो। अगर सिवियर यानी ज़्यादा इन्फेक्शन लगता है तो 3 सचेट्स तक देने का ऑन अल्टरनेट डे। 3 सचेट्स अल्टरनेट डे। सिंपल है तो 1 सचेट, थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है ऐसा लगता है तो 3 सचेट्स अल्टरनेट डे पे। फोर्थ इज टैबलेट कैफ्टम, जीएसके की आती है। फर्स्ट टाइम कैल्टम नहीं, कैफ्टम, यहाँ पे रॉन्ग लिखा है। कैफ्टम सिफोपेराजोन टैबलेट 1 BD फॉर 7 days। और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन भी इट इज स्पेशली यूज्ड इन प्रेगनेंसी, सिफोपेराजोन वाला, बिकॉज आगे की जो भी है ना वो प्रेगनेंसी में यूज नहीं होती। मतलब सिफोपेराजोन फर्स्ट में दे सकते हैं और सिफोपेराजोन कैप्टम नाइट्रोफ्यूरेंटाइन टैबलेट वी आर यूजिंग इन प्रेगनेंसी। हाँ दे सकते हो, सिफोपेराजोन डेफिनेटली यू कैन गिव। नहीं 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 दे सकते हैं, पर सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट में नहीं। मतलब सिफोपेराजोन फर्स्ट में दे सकते हैं और हाँ नाइट्रोफ्यूरेंटाइन सेकंड और या लिवोफ्लॉक्स 500 मिलीग्राम 1 OD फॉर 5 days। ये मैंने इतनी सारी इसके लिए लिखी है कि कल्चर सेंसिटिविटी के हिसाब से आप इसमें से जो भी यूज़ करना हो आप चूज़ कर सकते हो। टैबलेट नॉर्फ्लॉक्स 1 BD फॉर 5 days। इसमें मैंने इंजेक्टेबल नहीं लिखा है। इंजेक्टेबल देना हो तो इंजेक्शन जेंटामाइसिन और इंजेक्शन मिकासिन दे सकते हो आप, पर वो दोनों में प्रॉब्लम यही है कि वो कराते हो तो क्रिएटिनिन देखना पड़ेगा। मिकासिन 500 मिलीग्राम 1 BD फॉर 3 days के लिए देते हैं सीवियर केसेस में। अगर साथ में माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया या पेशेंट प्रेजेंटेशन होता है हिमेचूरिया के साथ तो ट्रेनेक्सा 500 1 TDS।
पेन है तो डाइनापार 1 बीडी फॉर 3 डेज। और इसमें ये एक बात लिखना भूल गए हैं कि मैम, अगर फ्लेवोस्पास पेशेंट का content क्या है, को मैम? बहुत स्पाज्मोडिक पेन होता है यूटीआई की वजह से, डिसयूरिया रहता मैम, है, वो burning तो में आप भी उसका रोल फ्लेवोस्पाज रहता है या कि यूरिस्पाज यूज कर सकते हो। फ्लेवोक्सेटिन आती है, स्पेशली ये फ्लेवोस्पाज यूरिन का। मसल रिलैक्सेंट आती है फ्लेवोस्पाज अच्छा, 1 TDS फॉर 5 डेज फॉर डिसयूरिया। तो फिर बर्निंग रहता है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक देनी चाहिए? और एसिडिक यूरिन है तो यूरिन अल्कलाइजर, वो जो भी आपको अच्छा, हाँ। देना हो, सिट्रोसोडा आती है, सिट्राल का आती है, कुछ भी आप दे सकते हो। मैम, फ्लेवोस्पास का कंटेंट क्या है मैम? फ्लेवोक्सेटिन मैम, वो बर्निंग में भी उसका रोल रहता है कि नहीं? किसका? फ्लेवोस्पास का। हाँ यूज़ कर सकते हो, बट इट इज़ स्पेशली फॉर पेन रिलीफ। जो यूरिन मसल होते हैं ना, यूरिन, हाँ, मसल स्मूदर, मसल स्मूदनिंग करता है ये, मसल रिलैक्सेंट। ओके मैम। ये अल्कलाइजर दो ना, एसिडिक यूरिन है तो यूरिन अल्कलाइजर दे दो साथ में। तो यूटीआई का पेशेंट आएगा तो आप क्या दोगे? एक तो अच्छी वाली एंटीबायोटिक, और खास ध्यान रखो, नॉट फॉर 3-4 डेज, ऑलवेज गिव फॉर फुल डोज 5 और 7 डेज मिनिमम। मैंने देखा है कि कई सारे लोग एंटीबायोटिक 2-3 दिन में दे के छोड़ देते हैं, तो उससे उसको रिकरेंट होगा। कभी भी ऐसे मत दो, देना हो तो अच्छा दो, मिनिमम 5 to 7 डेज, 5 डेज 1 TDS फॉर 5 डेज। अगर साथ में हिमेचूरिया है तो ट्रेनेक्सा दो। पेन रिलीफ के लिए डाइनापर बेस्ट है, पर कई बार पेशेंट को डिसयूरिया या यूरिन करते समय बहुत पेन होता है, तो यू कैन ऐड फ्लेवोस्पाज ऑल्सो। नहीं है क्या मैम? और यूरिन अल्कलाइजर ऐड कर दो एक। सिट्रोसोडा सचेट आता है, दिन में 3 बार पानी के साथ मिला के पी जाने हम का, ऐड कर सकते हैं मैम? वो नहीं लेना है तो सिट्राल का आता है। ओके। ठीक है, पर मेरी जो चॉइस ऑफ ड्रग है ना, मैं मोस्टली मेरे सारे पेशेंट को फॉस्फोमाइसिन या नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, ओके। ये दोनों में से एक ही देती हूँ, और मोस्ट 90% पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। और ये फॉस्फोमाइसिन सैचेट, हाँ, कोई भी एंटीबायोटिक हमने स्टार्ट किया तो उसके साथ हम ऐड कर सकते हैं मैम, क्या सिंगल भी देना? फॉस्फोमाइसिन ही है क्या मैम? हाँ, फॉस्फोमाइसिन ही है, एंटीबायोटिक ही है ये। अगर नॉर्फ्लॉक्स भी दिया है, रिलीफ नहीं, तो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन हम ऐड कर सकते हैं मैम उसमें? कर सकते हैं, पर कितना सारा फिर आप वो झमेला खड़ा करोगे, तो नहीं होता है तो ऑब्वियसली। पर क्या होता है ना, एक्चुअली आप कोई भी एंटीबायोटिक देते हो ना, तो मिनिमम 5 to 7 डेज उसे लगता है वर्क होने में। तो अगर आपने नॉर्फ्लॉक्स शुरू किया तो आपको फिर 5-7 दिन वेट करना पड़ेगा, नहीं होता है तो फिर आप दो, वरना आप दे सकते हो। पर फिर क्या होगा ना कि ये लिया पेशेंट को इतना फिर नोशिया, वॉमिटिंग, उसकी साइड इफेक्ट तो होगी ना साथ में। हाँ, कर सकते हो, हाँ, सिंगल भी दे सकते हो, मैं तो सिंगल ही देती हूँ। कई पेशेंट आते एक दे दो, पूरा बात खत्म। और फिर कई बार अगर आपने नॉर्फ्लॉक्स शुरू किया, 2 दिन के बाद पेशेंट आया कि नहीं अच्छा होता है, तो एक फॉस्फोमाइसिन ऐड कर दो, एक ही देना है उसको। ओरली दिया है मैम, पर वो मतलब है रिलीफ है, पर कंप्लीट रिलीफ नहीं है बोल रही है अभी उन्होंने। हाँ, बस सिंपल देखिए, ये जो हनीमून सिस्टाइटिस है ना, तो उसमें सिंपल आप, मैं सच में बोलूँ, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन 1 बीडी फॉर 7 डेज के लिए दो। उसके साथ उसको आरबीसी, मुझे नहीं पता है आरबीसी प्रेजेंट है तो ट्रेनेक्सामिक दो, एक अल्कलाइजर दे दो, हाँ, एक अच्छा यूरिन अल्कलाइजर दे दो, पेन है तो फ्लेवोस्पाज दे दो, और डाइनापर दे दो, और एसिलोकार्डी मीन्स नोशिया वॉमिटिंग के लिए इतना दे दो। इससे रिलीफ नहीं करता है 2 दिन में, तो फिर मिकासिन ऐड कर दो। मिकासिन, एमिकासिन 750 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। सुबह शाम IM, हाँ, सुबह शाम IM फॉर 3 डेज, इतना देने में हो ही जाएगा पेशेंट को।
हाँ मतलब है रिलीफ है पर कंप्लीट रिलीफ नहीं है बोल रही है। हाँ, तो यूरिन सीएस करा सकते हो आप, पर सिंपल एंटीबायोटिक कई बार इतनी प्रॉपर वर्क नहीं करती है, लोअर एंटीबायोटिक होती है, तो उसको फिर ये थोड़ा सभी हायर पे चले जाने अल्कलाइजर का। है, वीवॉश है या ओरल एंटीबायोटिक है, मतलब और अभी कुछ दिन कुछ तो यूज करो, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव तो यूज करो, नहीं तो कुछ दिन हाँ, उसको एक ऐसे भी बोला फॉस्फोमाइसिन है। आपको और मिलता उसके है, तो लिए एक वेग सिम्टम है फॉस्फोमाइसिन ना यू मैम, कैन कभी ऐड। इचिंग बोलती है, कभी डिस्चार्ज बोलती है, कभी वल्गुलर पेन बोलती है, कभी डिफिकल्टी इन वॉकिंग बोलती है। और ये ना, मीन्स मुझे लगा थोड़ा स्टार्टिंग हाँ क्या, स्टार्टिंग होता है सभी लोगों को कॉन्फिडेंस थोड़ा क्या मैं पर इट्स तो स्लाइड पर इट्स अ ठीक हो रही वेरी है मैम कॉमन उनको ना, सब। इट्स अ वेरी कॉमन पोस्ट मैरिज ये सब पूरा। तो उसको सिंपल ऐसे पेशेंट को पूरा इंटीमेट वॉश रखने को बोलो, मैम एक आपने इंजेक्शन यूरिनरी बताया था, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन कोर्स आने दे का दो। सेम कितना फिर लगेगा ऐसे मैम? पेशेंट होते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, बोथ हस्बैंड वाइफ को एक फास्ट 3 किट, हस्बैंड को भी दे दो, वाइफ को भी दे दो, क्योंकि वजेनल टैबलेट, और मैम मैरिड है ना, अगर यंग हमें मैरिड पेशेंट है, अल्कलाइजर तो वजेनल बॉटल में टैबलेट कभी वो कभी अलाउ नहीं देते हैं मैम, करेगी। वो कैसे तो देना फास्ट होगा? 3 किट का दो, हस्बैंड वाइफ दोनों को एक एक कोर्स दे दो, इंटीमेट वजाइनल वॉश दो, वी वॉश दो, तो हाइजीन रखे, और यूरिन अल्कलाइजर दो। इतना दोगे पेशेंट को अच्छा हो ही जाएगा, कोई सवाल ही नहीं है। मैम कुछ कुछ ना ओल्ड लेडीज आती है मैम, तो वो हाँ। ऐसे बोलती है कि हम थोड़ा खांसते हैं या फिर कुछ थोड़ा भी वजन थोड़ा उठाते हैं तो यूरिन चला जाता है, कभी कभी किसी किसी लेडीज को लेके आती है कि हमको गाड़ी पकड़ना पड़ रहा है मैम, ऐसे बोल के, मतलब 35-40 की एज की रहती है मैम। वो होता है, वो थोड़ा, हाँ वो होता है। हाँ 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 ठीक है मैम। हाँ हाँ मेरी मेनोपॉजल लेडी के हाँ, लिए वही स्टिल होगा। चलेगा मैम? बस इतना ही दे सकते हैं हम। ठीक है, हाँ बोलिए। तो ये दोनों ओवर एक्टिव ब्लैडर और यूरिनरी सेवन इनकॉन्टिनेंस फिफ्टी का दोनों का ही मिलीग्राम सेम ही आई एम, सुबह ऑक्सीजन। शाम, 3 दिन तक। तो हमको ये मेडिसिन हाँ, इसमें भी हम यूज कर सकते हैं एसयूआई में भी? सित्राल का आता है, लिक्विड सित्राल का, तो 10 ml इन वन हेलो। ग्लास ऑफ वाटर 3 times a day। हाँ, किसी किसी को ऐसा होता है कि हर बार जब मेंसेस का टाइम होता है तभी यूटीआई होता है, तो उसको हर बार। हम्म हाँ, हम्म 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 हम्म। हाँ, वो एसयूआई बोलते हैं उसको, इट इज टिपिकल केस ऑफ एसयूआई। कीजेल एक्सरसाइज एक्सप्लेन करो, हाँ, कीजेल एक्सरसाइज और इवालॉन क्रीम। हाँ हाँ चलेगा ना, क्यों नहीं। इवालॉन क्रीम और मैंने बोला ना, कीजेल एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन। बहुत ज़्यादा है ना, तो ऑक्सीब्यूटिनिन 1 BD फॉर 5 days के लिए दे सकते हो। हाँ हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, मैंने बोला ना, उसकी स्पेसिफिक ड्यूलोक्सेटिन है, पर नहीं मिलती है वो, मुझे नहीं, हमें यहाँ पे नहीं मिलती है, तो नहीं मिलेगी आपको। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन हर बार आए तो हर बार देना एंटीबायोटिक। हाँ बोलो। हाँ, 5 या 7 डेज। वो है ना थोड़ा, हाँ हाँ वो है ना, सच में इट इज़ थोड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, हाँ। कि पेशेंट को, और ऐसा भी होता है, मैंने बोला ना कि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया जैसा भी कई बार होता है, कि जब उसको इन्फेक्शन होता है, पर जब लोकल डिफेंस मैकेनिज्म डाउन होती है ना, तो उसको उस टाइम पे उसको एक्टिवेट होता है। तो ऐसे पेशेंट को 5 to 7 days के लिए एक अच्छी एंटीबायोटिक का कोर्स दे दो, वी वॉश अप्लाई करने को बोलो, और बर्निंग सेंसेशन होता है ना, तो हम लोग सिंपली, मैं कैंडिड बी दे के रखती हूँ, कि जब भी ऐसा लगे आप वहाँ पे अप्लाई करो, और यूरिन अल्कलाइजर जब भी ऐसा हो तो आप ले लेना। आते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, पर इसमें हमें नहीं पता है, सिम्टोमेटिक बैक्टीरिया हो सकता है, तो 5 days का अच्छा एक कोर्स दे दो, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन या लिवोफ्लॉक्स 5 days के लिए आप दे दो, एक यूरिन अल्कलाइजर दे के रखो, वी वॉश दो, और कैंडिड बी जब बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है, तो कैंडिड बी वो यूज कर सकते हैं। हर बार नहीं नहीं, हर हर बार मत दो,
एक बार एंटीबायोटिक का कोर्स दे दो, फिर जब रिपीट में आता है ना, और दो तो मैंने बोला ना कि ऐसा नहीं कि 2-3 दिन के लिए हो, दो तो आप 5 to 7 डेज के लिए, हाँ वो याद रखो। और फिर उसके बाद पेशेंट को बोलो कि हर बार आप पूरा महीना वी वॉश यूज करो अच्छी तरीके से, और ये यूरिन अल्कलाइजर दो। जब ये प्रॉब्लम होता है तो अल्कलाइजर तो वो कभी भी ले सकता है, तो वो आप दे दो, ठीक है। हाँ बोलिए। जेंटा एक सेकंड ना, 1 सेकंड। मैम कब तक देंगे ये हम? जेंटामाइसिन क्यों रिचार्ज यूटीआई में सही हो जाए, ओके, जब सही हो जाए तो बंद कर सकते हैं, ओके। हाँ क्या बोल रहे थे आप? हाँ मीका, हाँ मीकासिन बेस्ड होता है, पर विथ अंडर क्रिएटिनिन गाइड, क्रिएटिनिन 750 मिलीग्राम 1 BD फॉर 3 डेज। जेंटामाइसिन 2 cc देते हैं, पर प्रैक्टिकली हम लोग नहीं यूज करते। जब मुझे यूज करना होता है आई विल ऑलवेज प्रेफर दिस एमिकासिन। जेंटामाइसिन बहुत पहले यूज होता था, अभी उसकी इतनी एफिकेसी नहीं रही है, तो जनरल यूज नहीं करते हैं इतना। देना हो तो फिर आप मीकासिन दो, 750 मिलीग्राम 1 BD फॉर 3 डेज। हाँ बोलो। आपको जब भी ऐसा नहीं है, पेशेंट को टिपिकल कंप्लेन है कि बर्निंग होता है, तो आप हर 4 घंटे पे अप्लाई कर सकते हो, ऐसा बोलने का। हाँ, और ईचिंग नहीं है ना उसको, सपोज ईचिंग नहीं है, सिर्फ बर्निंग है, तो कैंडिड वी जेल आती है, कैंडिड वी जेल। सिर्फ बर्निंग के लिए देना है ना, तो कैंडिड वी जेल दो, और साथ में ईचिंग है तो कैंडिड बी दो। जब भी उसको, इसमें कुछ नहीं, उसको प्रॉब्लम है तब लगाने का। हाँ 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 हाँ, बिकॉज इट्स सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो कल 4 बजे लास्ट डे ऑफ कोर्स। और हाँ, सब आप लोग अपना पूरा नाम मुझे भेज देना फॉर योर सर्टिफिकेट, तो 2-3 दिन में सर्टिफिकेट बन के आ जाएगी।